अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर मंगल के रोज़ मुल्क भर के कोविड हेल्थ सेंटर्स में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान कई जगह कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां अधूरी मिली तो कई जगह तैयारियां ही नहीं की गई। राजस्थान के अजमेर में वाक़ जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट बंद मिला, जिसे जल्द शुरू करने के अहकाम दिए गए। वहीं दूसरी तरफ भोपाल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में 1.5 महीने से बिजली बंद होने की बात सामने आई। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना से एहतियात बरतने के लिए कहा है। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत मुनासिब कदम उठा रही है। मुल्क भर में कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हम इंतजामात को दुरुस्त कर सकें। इसी दौरान नेजल वैक्सीन इनोवैक कोविन ऐप के जरिए मुहैया कराए जाने का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से इसके दाम भी तय किए गए हैं। इसके बारे में हम आपको अगली खबर में बताएं। वहीं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी स्कूली टीचर्स को कोविड ड्यूटी पर तैनात करने के अपने हुक्म को वापस ले लिया। मैनेजमेंट का कहना है कि जरूरत पड़ने पर हवाई अड्डे पर सिविल डिफेंस स्टाफ की तैनाती की जाएगी। मनसुख मांडविया ने सफदरजंग अस्पताल का तफसीली जायजा लिया, उसके बाद मीडिया को उन तफसीलात से वाकिफ करवाया। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। देश के मुल्क भर में अद्वियात बनाने वाले प्लांट्स के मायने के लिए 2 ड्रग कंट्रोलर्स की मुश्तरका टीम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने मंगल को ये बात कही। सेहत और ख़ानदानी बहबूद और केमिकल और खाद के मरकजी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की हिदायत के तहत सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रियासती ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर शिनाख्तशुदा दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का मुश्तरका मायना शुरू किया है। वजारत ने कहा कि मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के मुताबिक मुल्क भर में मुश्तरका मायना किया जा रहा है। मायना रिपोर्टिंग और बाद की कार्रवाई के अमल की निगरानी के लिए
CDSCO में 2 जॉइंट ड्रग कंट्रोलर्स की एक कमेटी तश्कील दी गई ताकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाया जा सके। इसे मुल्क में तैयार की जाने वाली अद्वियात के हवाले से मियार की तामील के आला मियार को यकीनी बनाया जाएगा। मियार को यकीनी बनाने और जाली अद्वियात बनाने वाले यूनिट्स के मुल्क गिर मायने के लिए एक एक्शन प्लान मायने से पहले तैयार किया गया है। ड्रग रेगुलेशन का मकसद मुल्क में दस्तयाब अद्वियात की हिफाजत, इफादियत और मियार को यकीनी बनाना है। हुकूमत हिंद कोरोना वायरस के हवाले से चौकसी का मुजाहरा कर रही है और वो गुज़िश्ता हफ्ते नाक से दी जाने वाली यानी नेसल वैक्सीन को मंजूरी दे चुकी है। जल्द ही वैक्सीन दस्तयाब भी हो जाएगी। अब ज़राए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक नेसल वैक्सीन की कीमत 1000 रुपये हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की असल कीमत 800 रुपये होगी, लेकिन उसके साथ GST और अस्पताल का चार्ज भी वसूल किया जाएगा। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन इनोविक को गुज़िश्ता हफ्ते ही कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम में शामिल किया गया था। अब इसके दामों का इंकशाफ किया गया है। दरियास नाम एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन की कीमत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 800 रुपये और सरकारी अस्पतालों में 325 रुपये मुकर्रर की गई है। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान में नाक से दी जाने वाली यानी इंट्रानेजल वैक्सीन को उन लोगों के लिए बूस्टर शॉट के तौर पर मंजूर किया गया जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड के टीकों की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के आखिर तक ये वैक्सीन अहल अफराद के लिए दस्तयाब हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन की हर खुराक के लिए 150 रुपये तक वसूल करने की इजाजत दी गई है। इस रकम को शामिल करने के बाद इस वैक्सीन की कीमत 1000 रुपये तक हो सकती है। नेजल वैक्सीन सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के लाइसेंस याफ्ता टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। हिंदुस्तान में कोरोना के खतरे के बीच इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वो भारत में कोरोना की तीनों डोज ले चुके लोगों को नॉर्मल और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल पर छूट देने पर गौर करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से जल्द कोविड से मुताल्लिक क्लेम का पेमेंट करने और डॉक्यूमेंटेशन को कम करने के लिए भी कहा। बता दें कि पिछले हफ्ते कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस पैदा करने को लेकर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग के दौरान कंपनियों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें अपने वेलनेस नेटवर्क के जरिए से RT-PCR टेस्टिंग करवाने पर पॉलिसी होल्डर्स को इंसेंटिव देना चाहिए। कोरोना मामले बढ़ने के बाद चीन ने 24 दिसंबर को बॉर्डर सील करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब हुकूमत ने 8 जनवरी से बॉर्डर खोलने का फैसला किया। वहीं चीन के जोजियांग प्रोविंस में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहां एक दिन में कोरोना के 10 लाख नए मामले सामने आए। दूसरी तरफ चीन ने फैसला किया कि वो कोरोना से निपटने के लिए फाइजर के कोविड ड्रग का इस्तेमाल शुरू करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में चीन के हेल्थ सेंटर्स पर अमेरिकी कंपनी फाइजर के पैक्सलोविड कोविड दवा का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इस पर पूरी ट्रेनिंग मिलने के बाद कम्युनिटी डॉक्टर्स इसे कोरोना के मरीजों में बांटेंगे। जनवरी 2020 से चीन में कोरोना को एक कैटेगरी की बीमारी माना जा रहा है। मुख्तलिफ सूबों में वहाँ के ओहदेदारों ने बताया कि उन्हें नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि वो 8 जनवरी से कोरोना को B कैटेगरी में डाउनग्रेड कर देंगे। इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन भी खत्म कर दिया जाएगा। इससे साफ हो रहा है कि हुकूमत अब कोरोना को आम फ्लू मान रही है। हालांकि चीन जाने वाले लोगों को 48 घंटे पहले तक की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 24 दिसंबर को यह भी कहा था कि वो अब कोरोना केसेस की जानकारी नहीं देगा। कोरोना से लड़ने वाली एक कमेटी की हेड सुन चुनचान का कहना है कि मुल्क में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर हो गया, इससे अब कोई खतरा नहीं है। सरकार एडवाइजरी जारी करते हुए कह रही है कि कोरोना का खतरा ना के बराबर है। वहीं वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में अब तक 66,21,50,064 मामले सामने आ चुके हैं। 11 जनवरी 2020 को चीन के वुहान में 61 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। ये दुनिया में कोविड से हुई पहली मौत थी। इसके बाद अमवात का सिलसिला बढ़ने लगा। अब तक दुनिया भर में 66,87,211 लोग कोविड की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में इलाज जारी है। वो 26 दिसंबर को एम्स में दाखिल की गई थी, जब उन्हें
पेट में इन्फेक्शन की शिकायत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पेट में हल्का इन्फेक्शन हुआ था और उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 28 दिसंबर यानी चारशुबे के रोज उन्हें एम्स से छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि इस सिलसिले में मुसद्दिका तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना जरूरी बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे सेहतयाब हो रही हैं। कौमी राजधानी दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में शदीद सर्दी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दिल्ली में जहां दर्जे हरारत 4 डिग्री तक गिर गया, वहीं कुछ रियासतों में दर्जे हरारत 0 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में आला हुक्म बाज़ स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं तो बाज़ मकामात पर औकात में तब्दीली की जा रही है। सर्दी के साथ साथ धुंध की दोहरी लपेट भी देखने को मिल रही है। धुंध की वजह से कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में 2 रोज तक धुंध का राज रहेगा। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी राजस्थान के इलाके भी धुंध की लपेट में रहेंगे। आइंदा 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश और मशरकी राजस्थान में धुंध छाई रहेगी। दिल्ली में मंगल की सुबह सर्दी की लहर जारी रहने से शदीद धुंध छाई रही। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत में किसी खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अमेरिका में बर्फानी तूफान की वजह से 5500 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह रिपोर्ट दी है। इससे कबल मीडिया के अलग अलग जराए से यह खबर आई थी कि अमेरिका में पीर की सुबह तक शदीद सर्दी और तूफान से मुतालिक वाकयात की वजह से कम 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बर्फानी तूफान के बायस पीर की शाम 5000 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोलोराडो, इलिनॉइस, कैंसास, मिशिगन और दीगर मकामात जैसे न्यूयॉर्क, ओहायो, ओक्लाहोमा, इसी तरह 12 रियासतों में कल 50 अमवात की इत्तला है। शुमाल मशरक़ी न्यूयॉर्क की रियासत के शहर बफेलो में हफ्ते के आखिर में 1 मीटर से ज्यादा बर्फ गिरने के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। इत्तलात के मुताबिक पीर की शाम तक कम से कम 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहां से ऐसी खबरें भी हैं कि बहुत से लोग बर्फबारी की वजह से अपने मकान या जो भी मकामात तक पहुंचना है नहीं पहुंच पाए और कई लोगों की गाड़ी में ही मौत हो गई। नागालैंड के हायर एजुकेशन और ट्राइबल मिनिस्टर तेमजिन इम्मा आलोंग अक्सर अपने मजाकिया अंदाज से लोगों को गुदगुदाते रहते हैं। मंगल के रोज भी उन्होंने बढ़ती ठंड को लेकर एक फनी ट्वीट किया। उन्होंने नागालैंड की दारुलहुकूमत कोहिमा का ड्रोन वीडियो शेयर करके कैप्शन दिया, जब टेम्परेचर आपकी उम्र से कम हो तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। यहाँ तो 13 डिग्री सेल्सियस पारा है और आसमान में बादल हैं। आपके यहाँ कैसा मौसम है बता दें। तेमजिन की उम्र 42 साल की है। ड्रोन से शूट किया गया कोहिमा का ये वीडियो और उसके साथ मज़ेदार कैप्शन जैसे ही तेमजिन ने ट्विटर पर शेयर किया, लोगों ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने कहा कि तेमजिन जी जब तक सोते रहिए,
आप तब तक सोते रहिए जब तक कि टेम्परेचर आपकी उम्र से आगे ना निकल जाए। एक और यूजर ने उनसे कहा कि दिल्ली आइए, जिसके जवाब में तिरमजिद ने कहा कि वो दिल्ली आते जाते रहते हैं। फिलीपींस में शदीद बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। हुकूमत की डिजास्टर एजेंसी ने मंगल को ये इत्तला दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल की आज जारी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब की वजह से कम 23 मजीद अफराद के लापता होने की इत्तला है। NDRRMC ने मरकजी लोजोन जजीरे पर बैकुल के इलाके में 2 वसती फिलीपींस में और जनूबी फिलीपींस में 8 लोगों की मौत हुई। एजेंसी ने बताया कि बैकुल के इलाके में 8 अफराद, वसती फिलीपींस में 12 और जनूबी फिलीपींस में 3 अफराद लापता हैं। 6 दीगर के जख्मी होने की इत्तला है। उन्होंने बताया कि मुल्क के 6 खित्तों में सैलाब से तकरीबन 1,70,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। 45,000 से ज्यादा लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया और उन्हें कम से कम 87 सरकारी पनाह गाँव में रखा गया है। बाकी अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 534 मकानात शदीद बारिश और सैलाब की वजह से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। सैलाब से कम 15 सड़कों और 3 पुलों को नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी की क़यादत वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आइंदा मरहले में उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाली है। यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पहुंचेगी। इस दरमियान कांग्रेस ने यूपी मरहले के लिए भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप जारी कर दिया है। यह यात्रा दिल्ली से गाजियाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। यात्रा बागपत शामली होते हुए 130 किलोमीटर का सफर तय करके आइंदा मरहले में फिर से हरियाणा पहुंच जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 3 दिन तक चलेगी। इसके लिए पार्टी ने अपनी सभी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली हैं। यूपी में अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा कायदीन के भी यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। यूपी मरहले के लिए यात्रा का जो रूट जारी किया गया उसके मुताबिक 3 जनवरी की दोपहर 12 बजे भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर पहुंचेगी। वहां से यात्रा लोनी तिराहा पहुंचेगी। 4 जनवरी को यात्रा बागपत जिले में दाखिल होगी। ये भारत देश कई भाषाओं से, कई जातियों से मिलकर बना है। इसकी एकता और अखंडता जीवन भर कायम रहेगी। मेरे देश का संविधान जो है, उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ। जो भी इंसान आज की डेट में बेरोजगारी से जूझ रहा है, नफरत से जूझ रहा है, भेदभाव से जूझ रहा है, जब वो देखेगा इन लोगों को चलते हुए तो उसको ये महसूस होगा कि मेरा दर्द सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। इस देश में लोग मेरा दर्द समझते हैं। मेरी सब लोगों से ये अपील है कि जो जहाँ है यात्रा में शरीक हो सके ना हो सके, यात्रा का पैगाम इंसान को इंसान से जोड़ने का पैगाम, मोहब्बत जोड़ती है, नफरत तोड़ती है। Rahul Gandhi ji for taking this initiative, and in my small way I would like to walk a few kilometers with him, not because it's a Congress initiative but because it is an initiative that is important for India, for our constitution, the very values on which we are built. सीनियर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मिसाली तैयारियां की गई हैं और इस यात्रा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ, तारिगामी जैसे कदावर लीडर शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होगा और वहां के लोग इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और भारत जोड़ो यात्रा is wonderful. This is going to be a great program throughout Jammu and Kashmir. We can understand that the people of Jammu and Kashmir are eagerly waiting for this yatra. They will receive this yatra from their hearts definitely, like other states. Especially Indian National Congress has a separate affection towards Jammu and Kashmir. Our legacy, Kashmir's legacy, we know very well. Congress history is very much related to Kashmir's history. Therefore, definitely
entire country is looking forward for the Jammu Kashmir Bharat Jodo Yatra program. On behalf of AICC, I'm really congratulating the leaders of Jammu and Kashmir for the wonderful arrangement preparations. Coming days, I think, from booth to top level, every Congress worker will be in the field to make it a grand success. This yatra is a national Padayatra. You people know that. September 7 onwards, we started this yatra from Kanyakumari. Then itself, our leader Rahul Gandhi announced it. Come what may, we will go to the entire route of this yatra till Kashmir, and in Kashmir, we will hoist the national flag. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया कि वह इक़्तिदार के साथ निज़ाम तालीम को सबसे ज़्यादा तरजीह दें और सकाफ़ती बुनियादी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद पहुंची द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ग्रेजुएट्स के सवालात के जवाब दिए। उन्होंने एक तालिब इल्म के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इक़्तिदार पर मबनी निज़ाम तालीम होना चाहिए। वालिदैन को भी चाहिए कि वो किताबें पढ़ें और अपने बच्चों को मालूमात फराहम करें। It is my great pleasure to be here today among such bright and enthusiastic young minds. I would like to begin by recognizing the rich history and noble mission of the Keshav Memorial Education Society. Founded in 1940 by Sri Vinayak Rai Vidya Lankar in honor of his father, Justice Keshav Rao Karatkar. This institution has lived up to its motto of Vidyaya Amrutam Osmute. That means knowledge provides immortal wisdom. It is a commitment to not only imparting conventional knowledge, but also to molding students into good citizens with strong character. The Keshav Memorial Educational Society has a rich history of activism and social responsibility. I am told that its grounds were the site of a historic flag hoisting ceremony on 15th August 1947, when Hyderabad was still ruled by the Nizam. Its management committee has included prominent freedom fighters such as Narendra Pawar, Banderam Matram, Ramchandra Rao, and Kanderao Kulkarni. I am particularly impressed by the Keshav Memorial Educational Society's commitment to provide free clinic, adoption of village for development, and efforts to provide free education to all the children who lost a parent due to COVID-19. The society's focus on instruction in उत्तर प्रदेश में होने वाले शहरी बल्दियाती इंतखाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने ओबीसी रिजर्वेशन को रद्द करते हुए फौरन इंतखाब कराने की हिदायत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को किसी तरह का रिजर्वेशन ना दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को रिजर्वेशन दिए मकामी बल्दियाती इंतखाब कराए जाएं। अदालत ने रियासती हुकूमत को ट्रिपल टेस्ट के लिए कमीशन बनाने का भी हुक्म दिया। अदालत ने इंतखाब के सिलसिले में हुकूमत के जरिए जारी गुज़िश्ता 5 दिसंबर के आर्जी ड्राफ्ट हुक्म को भी मनसूख कर दिया। आसाम के जोरहाट में एक तेंदुए के हमले में 3 सरकारी मुलाजिमीन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं वो जख्मी हो गए। माफ़ कीजिएगा, 3 सरकारी मुलाजिमीन समेत 13 लोग जख्मी हो गए। वहाँ के रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस में दहशत मचाते हुए तेंदुए का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक क्वार्टर की बाउंड्री वॉल फांदकर चलती वैन पर हमला करता नजर आ रहा है ये तेंदुआ। हालांकि गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से अंदर बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट के बाहरी इलाके में बना हुआ है। इसके कैंपस से जंगल जुड़ा हुआ है।
तेंदुआ वहीं से इस अहाते में घुसा है। मुलाजिमीन ने इसकी इतला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी है। इसके बाद उसे पकड़ने पहुंची टीम पर तेंदुए ने हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेंदुए के हमले में जख्मी हुए लोगों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों का कहना है कि अब तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। आसपास के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी है। महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली ने मंगल को मुत्तफिका तौर पर एक करारदाद मंजूर कर ली, जिसमें कर्नाटका की सरहद से मुतासिल देहातों में रहने वाले मराठी बोलने वालों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत बेलगावी, जो कि बेलगाम, कारवार, निपनानी और दीगर कस्बों के मराठी बोलने वाले 865 गांव महाराष्ट्र के साथ इंतजाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी जंग जारी रखेगा। करारदाद में मजीद कहा गया कि रियासती हुकूमत नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और कर्नाटका के वजीर आला बसवराज बोम्मई के साथ हालिया मीटिंग में लिए गए फैसलों को नाफिज करने के लिए मरकज पर भी जोर देगी। कर्नाटक सरकार को कांग्रेस ने दूध की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने दूध की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा करके मुल्क के अवाम को नए साल का तोहफा दिया। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस हुकूमत ने 1 साल में दूध की कीमत में 5 बार इजाफा किया और अब नया साल शुरू होने से पहले उसने दूध की कीमत में इजाफा करके अवाम के पेट पर हमला किया। IMF के अनुसार 197 देशों में, मतलब हम 142nd पोजीशन पर है 197 कंट्रीज में। प्रधानमंत्री जी, ये वंडरफुल है या ड्रेडफुल है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में हमारी रैंक 107वीं है 121 देशों में। ये वंडरफुल है या ड्रेडफुल है? पूरे एशिया में अफगानिस्तान के अलावा सब देशों की रैंकिंग हमसे बेटर है। प्रधानमंत्री जी, भले ही वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे बेटर कर रहे हैं। ये वंडरफुल चीज है या ड्रेडफुल चीज है? जो बेरोजगारी है निरंतर देश में 8.5% पर बनी हुई है, शहरी क्षेत्रों में 10% है। ये वंडरफुल है या ड्रेडफुल है? ध्यान रहे 2011-12 में बेरोजगारी की दर 2.2% थी। 2022 में रुपया एशियन बास्केट की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही, 10% से ज्यादा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार कर्नाटका के मैसूर में हादसे का शिकार हो गई। उस कार में प्रहलाद मोदी के साथ साथ उनका बेटा, बहू और पोता भी मौजूद थे। कार में सवार 4 अफराद के साथ साथ ड्राइवर को भी चोट पहुंची। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हादसा मैसूर तालुके के कड़ाकोली के पास पेश आया। प्रहलाद मोदी अपने मर्सिडीज बेंज कार से बेंगलुरु से बांदीपुर की तरफ जा रहे थे। हादसे में प्रहलाद मोदी, उनकी बहू और पोते को कुछ ज्यादा चोट पहुंची, जबकि बेटे और ड्राइवर को मामूली चोटें आई। मैसूर एसपी सीमा लटकर इस हादसे की खबर सुनकर फौरी जाए वक़ूफ़त पहुंचे। जख्मियों को फौरी तौर पर मैसूर के जेएस अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। भोपाल से बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ उनके हालिया दौरे कर्नाटका के दौरान अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तौहीन आमेज बयान देने के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मंगल को यह जानकारी दी। वेंचर कैपिटलिस्ट और सियासी तजिया निगार तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया के जरिए शिमोगा एसपीजी के मिथुन को शिकायत की एक कॉपी भेजी है। शिकायत की एक कॉपी वजीर आला बसवराज बोम्मई को भी भेजी गई। मध्य प्रदेश की एमपी प्रज्ञा ठाकुर ने इतवार को शिमोगा शहर में मुनक़िदा हिंदू जागरण वेदिके के सालाना कन्वेंशन में शिरकत की थी। वो बजरंग दल के कारकुन हर्षा के घर भी गई थी और इस वक्त उन्होंने कुछ मुतनाज़िया रिमार्क्स भी दिए थे। जल्दी हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का आगाज होने वाला है, लेकिन उसे ठीक पहले हिंदुस्तान के मायानाज क्रिकेटर विराट कोहली ने ब्रेक का ऐलान कर दिया है। एक बीसीसीआई के अफसर के हवाले से खबर आ रही है कि विराट कोहली ने बैनुल अक़वामी T20 क्रिकेट से आर्जी तौर पर ब्रेक लेने का फैसला किया। उम्मीद की जा रही है कि अब विराट कोहली क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट IPL 2023 के दरमियान ही खेलते दिखाई पड़ेंगे।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।